2025 के नई पैटर्न पर आधारित। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री का ऐसे 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में 15 या फिर 20 प्रश्न हर हाल में देखने के लिए मिलेगा। आपने बिल्कुल सही सुना, इन 40 क्वेश्चन में आप सभी को 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में 15 या फिर 20 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर ट्विस्ट है, उनके लिए आप सभी को क्लास को एंड तक देखना पड़ेगा, क्लास को अच्छे पूर्वक करना पड़ेगा। आप सभी क्लास को अच्छे पूर्वक कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ना जाने कौन सा प्रश्न पूछ सकता है और कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है आप सभी क्लास को अच्छे पूर्वक देखें, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। ठीक है, आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के ग्रुप के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से कवर कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है। आ जाओ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है 7वीं सदी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है 7वीं सदी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। एक का परफेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुवेन तसोग हो जाएगा। ठीक है, 7वीं सदी में सुवेन तसोग भारत आया था। ठीक है, आप सभी याद रखना, सुवेन तसोग जो था एक प्रकार का चीनी यात्री था। ठीक है, सुवेन तसोग भी चीनी यात्री था। 7वीं सदी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? सुवेन तसोग हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखना, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में आप सभी को इस 40 प्रश्न में 15 या फिर 20 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, प्रश्न है 2 नंबर में, और एक थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ठीक है, प्रश्न है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य के बारे में। ठीक है, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य के बारे में। ठीक है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से में मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ गए। अब देखना 3 नंबर में क्या प्रश्न है, आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया। ठीक है, प्रश्न है 3 नंबर में, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया। आप सभी को पता है इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट हो जाएगा। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने किया था, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखना 4 नंबर में क्या प्रश्न है, आप सभी ध्यान से देखो। ठीक है, प्रश्न है सांची कनखेरा क्या है। ठीक है, प्रश्न है 4 नंबर में, सांची कनखेरा क्या है। एक प्रकार का गांव है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन में आप सभी को इनसे पिछले वाले वीडियो में भी कवर कराया था। ठीक है, मतलब इनसे पिछले वाले वीडियो का मतलब इससे जो पिछले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का, उनके वीडियो में। ठीक है, प्रश्न है 4 नंबर में, सांची कनखेरा क्या है। एक प्रकार का गांव है। ठीक है, समझ गए। अब देखना 5 नंबर में क्या प्रश्न है आप सभी। प्रश्न है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। प्रश्न है 5 नंबर में, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर महात्मा गांधी। अब बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, समझ गए। अब देखना 6 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। ठीक है, प्रश्न है 6 नंबर में, मेरे बगल में एक बिल्ली मियाओ मियाओ कर रही है, बताओ इसका क्या इलाज किया जाए। प्रश्न है 6 नंबर में, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था वर्तमान उत्तरी उड़ीसा में, या फिर वर्तमान पूर्वी उड़ीसा में, या फिर वर्तमान पश्चिमी उड़ीसा में, या फिर वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख के बताओ 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था बोल रहा है ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। 6 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखना 7 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है 7 नंबर में, अशोक की ठीक है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप सभी। क्वेश्चन है अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी इस क्वेश्चन की ऑप्शन की ओर। ठीक है, प्रश्न है सबसे पहला, मतलब ऑप्शन है सबसे पहला 15वें अभिलेख में। ठीक है, 15वें अभिलेख से, या फिर 13वें अभिलेख से, या फिर 12वें अभिलेख से, या फिर 11वें अभिलेख से। ठीक है, प्रश्न क्या था 7 नंबर में, प्रश्न था 7 नंबर में अशोक की अभिलेख मिलता है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं फिर से। प्रश्न है 7 नंबर में, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है?
13वें अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट 13वें अभिलेख हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वें अभिलेख। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13वें अभिलेख। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 8 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, प्रश्न क्या 8 नंबर में प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था, रावी, सतलज, सिंधु या फिर सरस्वती। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, समझ गए। अब देखना 9 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है 1800 सल्तन के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। प्रश्न है 9 नंबर में 1800 सल्तन के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नाना साहब, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर या फिर तात्या टोपे। बताओ 9 का राइट आंसर क्या होगा। पहले प्रश्न को समझो। ठीक है, पहले प्रश्न को समझा करो। 9 नंबर में प्रश्न बोल रहा है 1800 सल्तन के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 10 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना आप सभी, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा होगा। प्रश्न है बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली। ठीक है, प्रश्न है 10 नंबर में बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली, 1916 में या फिर 1920 में या फिर 1917 में या फिर पुलिस चौकी। ठीक है, यहाँ देखो पुलिस चौकी यहाँ पर गलत लिखा गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को फाइनल एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, पुलिस चौकी। ठीक है, प्रश्न है बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 1917 ईस्वी में। ठीक है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप सभी 1 मिनट मुझको समय दो, मैं इस बिल्ली का कुछ उपाय लगाता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को डिस्टर्ब करेगा पढ़ाई करने में। ठीक है, हाँ तो चलो उनका ठिकाना लग चुका है। ठीक है, अब देखो 10 नंबर में प्रश्न था बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली। ठीक है, 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए। अब देखना 11 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है 11 नंबर में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना गया। ठीक है, प्रश्न है 11 नंबर में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना गया, वीर कुंवर सिंह को, बहादुर शाह जफर को, तात्या टोपे को या फिर नाना साहब को। ठीक है, 11 का परफेक्ट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख के बताओ। ठीक है, 11 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर को। ठीक है, 1800 सल्तन के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर बहादुर शाह जफर को माना गया था। ठीक है, समझ गए। अब देखना 12 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है महात्मा गांधी, एक मिनट, महात्मा गांधी ने महाभारत है। ठीक है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। प्रश्न है 12 नंबर में महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ठीक है, बताओ 12 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो 2025 के नई पैटर्न पर आधारित है और जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या होगा। 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 102। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 102 में। ठीक है, मतलब 102 वाला। ठीक है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, 102। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए। अब देखना 13 नंबर में क्या प्रश्न है, आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न है 13 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता में हल प्रमाण मिला है। ठीक है, प्रश्न क्या 13 नंबर में प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या फिर कालीबंगा या फिर लोथल। बताओ 13 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले प्रश्न को समझो। 13 नंबर में प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां पर मिला है। ठीक है, कालीबंगा से या फिर मोहनजोदड़ो से या फिर हड़प्पा से या फिर लोथल से। ठीक है, बताओ 13 का राइट आंसर क्या होगा। 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण हमको हाल मतलब कालीबंगा से मिला हुआ है। ठीक है, हाल ही बोल रहे थे लेकिन कालीबंगा होगा। ठीक है, प्रश्न 14 नंबर में देखना सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है। ठीक है, प्रश्न क्या है। प्रश्न 14 नंबर में सांची में पत्थरों पर, एक मिनट थोड़ा सा मोटा कर देता हूं। ठीक है, प्रश्न क्या है, तो आपसे प्रश्न को देखना। प्रश्न है सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है, पंचतंत्र, जातक, महाभारत या फिर रामायण। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न 14 नंबर में सांची में, ठीक है, सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है जातक। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जातक हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया, 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जातक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 15 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना। प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी। ठीक है, प्रश्न क्या है, एक मिनट, प्रश्न है प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी। चंद्रगुप्त प्रथम, ये जो आई लिखा हुआ है इस तरह से वो चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो द्वितीय आई लिखा हुआ है यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। और तीसरा
तीसरा ऑप्शन है बुद्धगुप्त, चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। ठीक है, प्रश्न है 15 नंबर में प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी। अब देखना 16 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ठीक है, प्रश्न है 16 नंबर में संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1944 को, या फिर 1945 को, या फिर 1946 को, या फिर 1947 को। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1946 को। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, समझ गए। अब देखना 17 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, किस शहर में हुआ था, किस देश में हुआ था, ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, प्रश्न है 17 नंबर में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किस शहर में हुआ था? प्रश्न समझे आप सभी। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली, मुंबई, लंदन या फिर कोलकाता? बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यानी कि परफेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लंदन में। ठीक है, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में हुआ था। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना प्रश्न क्या है नेक्स्ट। प्रश्न है दांडी यात्रा कब शुरू हुई? ठीक है, प्रश्न क्या है। प्रश्न है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? ठीक है, 1929, 1930 या फिर 1931 या फिर 1923? बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी को। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी को। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया यहां तक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सभी 19 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, प्रश्न है किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई? ठीक है, प्रश्न क्या 19 नंबर में प्रश्न है किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई? ठीक है, बता सकते हो आप इसका राइट आंसर। पहले ऑप्शन को देख लो। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है नेक्स्ट 1772, तीसरा ऑप्शन है 1793, चौथा ऑप्शन है 1801। ठीक है, क्वेश्चन को आप सभी फिर से देख लो। प्रश्न है किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई? ठीक है, समझ गए, किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई? ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1793 ईस्वी को। ठीक है, किस वर्ष अस्थायी व्यवस्था लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 1793 ईस्वी को। ठीक है, अब देखना 20 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को सिंधु घाटी के निवासियों किस देवी देवता की पूजा करते थे? ठीक है, प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों किस देवी देवता की पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति देवी, शिव या फिर गणेश? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रकृति देवी। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासी प्रकृति देवी की पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है, अब देखना है किस नंबर में क्या प्रश्न है। मेरा आवाज आप सभी को थोड़ा सा तोतला पनी लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आवाज ऐसा भारी चल रहा है मेरा। ठीक है, तबियत खराब होने के कारण मेरा आवाज थोड़ा सा भारी लग रहा होगा। ठीक है, 21 नंबर में प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ठीक है, प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ठीक है, बताओ 21 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अल हिलाल का। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि परफेक्ट आंसर अल हिलाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 22 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है देशों के किसानों ने, ठीक है, देश के किसानों ने विद्यार्थियों और मजदूरी के साथ मिलकर किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया? ठीक है, प्रश्न है देश के किसान ने विद्यार्थियों के और देश के किसान, ठीक है, देश के किसान ना कि गांव और समाज के किसान, देश के किसान ने विद्यार्थियों और मजदूरी के साथ मिलकर किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया? और सहयोग आंदोलन में, या फिर खिलाफत आंदोलन में, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में, या फिर स्वदेशी आंदोलन में? ठीक है, बताओ 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन में देश के किसान ने विद्यार्थी और मजदूरों के साथ मिलकर के आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है, समझ गए। अब देखना 23 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। कश्मीर में जनतंत्र संग्रह का निर्देश, कश्मीर में जनतंत्र संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? ठीक है, प्रश्न है कश्मीर में जनतंत्र संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1946 को, या फिर 1947 को, या फिर 1948 को, या फिर 1949 को? बताओ इस प्रश्न का उत्तर किन किन बच्चों को मालूम है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1948 को। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 24 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा प्रश्न कट रहा होगा, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी थोड़ा सा प्रश्न कट रहा होगा। इसका कारण यह है मेरा डेस्कटॉप थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, 24 नंबर में प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्रीय पाकिस्तान की मांग कब उठाई? ठीक है, प्रश्न 24 नंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्रीय पाकिस्तान की मांग कब उठाई? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ, मतलब यानी कि बताओ 24 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी को। ठीक है, समझ गए आप सभी, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 25 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना।
25 नंबर में प्रश्न है, दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? समझे आप सभी, प्रश्न बोल रहा है दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? चीनी कानून को, या फिर प्रेस कानून को, या फिर नमक कानून को? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नमक कानून को। ठीक है, दांडी यात्रा के दौरान नमक कानून को तोड़ दिया गया था। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 26 नंबर में प्रश्न है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? ठीक है, प्रश्न है 26 नंबर में, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948 को, 1949 को, या फिर 1950 को, या फिर 1952 को? ठीक है, बताओ 26 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, 26 नंबर में प्रश्न है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? ठीक है, यानी कि हैदराबाद को भारत में कब स्थापित किया गया था? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1948 को। ठीक है, हैदराबाद का भारत में विलय 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखना 27 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न है 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया किनको? ठीक है, प्रश्न है 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया पांडिचेरी को, या फिर गोवा को, या फिर अरुणाचल प्रदेश को, या फिर मेघालय को? ठीक है, बताओ 27 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रश्न है 27 नंबर में, 1961 में पुर्तगालियों से किनको मुक्त कराया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गोवा को। ठीक है, 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया गया था। ठीक है, समझ गए। अब देखना 28 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न है कृष्णदेव राय संबंधित है, ठीक है, बामनी से, जौनपुर से, मथुरा से, या फिर विजयनगर से? ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, कॉपी कलम में लिख के देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर 100% बच्चे को मालूम होगा। ठीक है, कृष्णदेव राय संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर से। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णदेव राय संबंधित है विजयनगर से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 29 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना आप सभी, बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, प्रश्न है बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1469 को, या फिर 1526 को, या फिर 1540 को, या फिर 1556 को? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर क्या होगा? बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1469 ईस्वी को बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, एक बात आप सभी कान खोल के सुन लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को हर एक अपडेट वहां पर मिलने का, आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, मैं क्या बातें कर रहा हूं बच्चे से, क्या बातें नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए बोलता हूं आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बात और सुन लीजिए, आप सभी इस चैनल के व्हाट्सअप ग्रुप को, यानी कि व्हाट्सअप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि वहां पर आप सभी को, ताकि आप सभी वहां पर 12th क्लास आर्ट्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, आपसे मुझे फॉलो करके बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, आपसे मुझे 12th क्लास के आर्ट्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपसे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना, उस वीडियो के मतलब इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, समझ गए। एक बात और सुन लीजिए, मतलब जैसे हम सभी आज की वीडियो में हम सभी हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा बात नहीं कि ये फर्स्ट वाला वीडियो है। ठीक है, मतलब इनसे और भी वीडियो आ चुका है जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए से रिलेटेड है। ठीक है, वो मतलब अगर मेरा कहने का मतलब है, अगर आप सभी इनसे पिछले वाले वीडियो को भी नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लेना, हर एक चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, और ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मतलब हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हर एक चीज के लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। ठीक है, समझ गए आप सभी, वहां से जाकर के सारे वीडियो को आप सभी अच्छे से देख लेना, क्लास को अच्छे पूर्वक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में प्रश्न है, बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर राइट आंसर है 1469 ईस्वी को। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 30 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना, पद्मावत के रचयिता कौन थे? ठीक है, प्रश्न क्या है 30 नंबर में? प्रश्न है पद्मावत के रचयिता कौन थे? रसखान, मलिक मोहम्मद जैसी? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, ये मतलब ये जो 12th क्लास के हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं है आपसे को ये क्वेश्चन हिंदी में ही पूछेगा, हिस्ट्री में भी पूछ सकता है। ठीक है, पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। ठीक है, अब देखना 31 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न है वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे। ठीक है, प्रश्न क्या 31 नंबर में? प्रश्न है वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है रामानुज, चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है बसवन्ना, चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य। ठीक है, 31 नंबर में प्रश्न था वीर शैव पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बसवन्ना हो जाएगा। ठीक है, वीर शैव पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बसवन्ना। ठीक है, अब देखना 32 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। ठीक है, प्रश्न है अलवार किस भगवान की पूजा करते थे? ठीक है, प्रश्न है 32 नंबर में, अलवार किस भगवान की पूजा करते थे? शिव, विष्णु, गणेश, या फिर प्रकृति देवी? ठीक है, 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु हो जाएगा। ठीक है, अलवार लोग भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है, समझ गए। अब देखना 33 नंबर में क्या प्रश्न है?
प्रश्न है इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। ठीक है, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। कालीबंगा, धोलावीरा या फिर अमरावती या फिर चान्हू दरो। ठीक है, बताओ 33 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमरावती। ठीक है, अमरावती का संबंध हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर में प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भजन संग्रहालय सभ्यता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, सबको पता है शहरी सभ्यता है। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 35 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है 35 नंबर में अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। ठीक है, प्रश्न है 35 नंबर में अशोक की अभिलेखों की भाषा क्या है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू या फिर प्राकृत। ठीक है, 35 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, समझ गए। अब देखना 36 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी। ठीक है, प्रश्न है सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से सबसे अधिक कहां पर पनपी थी। बंगाल में, उड़ीसा में या फिर पंजाब में या फिर बिहार में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ। प्रश्न है 36 नंबर में सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बिहार में। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 37 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना आप सभी। प्रश्न है 37 नंबर में धर्म के ब्राह्य, ठीक है, धर्म के ब्राह्य आडंबर की किस संत ने सबने, ठीक है, किस संत ने सबने सर्वाधिक आलोचना की। प्रश्न है 37 नंबर में धर्म के ब्राह्मण, ठीक है, धर्म के ब्राह्य आडंबर की किस संत ने सबने सर्वाधिक आलोचना की। ठीक है, अब 37 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 37 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक ने। ठीक है, धर्म के ब्राह्य आडंबर की किस संत ने सबने सर्वाधिक आलोचना की थी, गुरु नानक ने की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 38 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना आप सभी। प्रश्न 38 नंबर में, एक मिनट, प्रश्न 38 नंबर में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है। ठीक है, प्रश्न 38 नंबर में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। एकनाथ, नामदेव, मानेश्वर या फिर तुकाराम। ठीक है, बताओ 38 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मानेश्वर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी, मानेश्वर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 39 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है 39 नंबर में महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। ठीक है, प्रश्न है महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। 40,000, 50,000, 30,000 या फिर 1 लाख। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, 1 लाख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 1 लाख। ठीक है, अब देखना सबसे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा आप सभी प्यारे बच्चों। प्रश्न है सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। ठीक है, प्रश्न है सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चन दिमाग में बेहतर तरीके से बैठ गया होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। अगर आप सभी क्वेश्चन को नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन को एंड तक जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो आप सभी कॉपी में नोट भी कर दीजिएगा ताकि आप सभी को आगे काम आ सके। ठीक है, नहीं तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप सभी आगे एग्जाम आते आते आप सभी वीडियो को अच्छे से देख सके। ठीक है।